Hello my dear students, this is Dr. Vijay Kumar and welcome to my channel Eco Study. Dear students, आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक्सप्लेन किए हैं। जैसे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर में कमी क्यों आती जाती है, वायुमंडलीय दाब क्यों घटता जाता है, अगर घटता भी है तो इतनी तेजी के साथ क्यों घटता है कि 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते प्रेशर लगभग 50% तक कम हो जाता है, और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते प्रेशर 90% और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आते आते 99.9% तक कम हो जाता है। क्या रीजन था प्रेशर की घटने का, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके साथ साथ जैसे मरकरी पे वायुमंडलीय दाब क्यों नहीं पाया जाता, मरकरी प्लेनेट या बुध ग्रह पे वायुमंडलीय दाब क्यों नहीं पाया जाता है, और मून पे भी वायुमंडलीय दाब क्यों नहीं पाया जाता है, इक्वेटोरियल रीजन को लो प्रेशर रीजन और पोलर रीजन को हाई प्रेशर रीजन क्यों कहते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फर्स्ट पार्ट में दे चुके हैं। सो प्लीज जिन लोगों ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसे देख लें, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपकी जानकारी पूरी हो जाए, सारे कंसेप्ट आपको पता रहे। तो चलिए आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेकेंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट को, कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मरकरी बैरोमीटर में सिर्फ मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, क्या इसके अलावा कोई और लिक्विड भी हम यूज कर सकते हैं, क्या होगा अगर मरकरी की जगह यहाँ पे वाटर यूज करें। ओके, इस तरह के और भी कॉन्सेप्ट, जैसे कैसे मौसम वैज्ञानिक लोग प्रेशर के डेटा को देख के बता देते हैं कि कल बारिश होगी, या कल बादल रहेगा, या कल धूप निकलेगा, या चक्रवाती तूफान आएगा, कैसे बता देते हैं। इन सारे सवालों का जवाब हम अपने इस लेक्चर में देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स की लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या होता है जब आइसोबार्स की लाइन बहुत पास पास या बहुत दूर दूर होती हैं तो इनका क्या मतलब होता है, कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है। ओके, इन सब सारे सवालों का जवाब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सेकेंड पार्ट। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं। तो ये जो बैरोमीटर होता है दो टाइप का होता है, मरकरी बैरोमीटर और एनरवायड बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर एंड एनरवायड बैरोमीटर। ओके, दो बैरोमीटर का यूज हम वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए करते हैं। मरकरी बैरोमीटर इज द ओल्डेस्ट बैरोमीटर, इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये सबसे पुराना बैरोमीटर है जो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया गया, या ऐसे भी कर सकते हैं इट इज द फर्स्ट बैरोमीटर। ओके, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में किए जाने वाला ये पहला बैरोमीटर था, मरकरी बैरोमीटर, जिसका आविष्कार एवेंजेलिस्टा टॉर्सिली ने किया था। ओके, 1643 में, 1643 ईस्वी में इसका आविष्कार टॉर्सिली ने किया था। टॉर्सिली एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो के स्टूडेंट थे। इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या किया, एक ग्लास का ट्यूब लिया। ओके, और इसके एक एंड को इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद इस ग्लास के ट्यूब में उन्होंने मरकरी फिल कर दिया। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो मरकरी होता है, मरकरी इज द ओनली मेटेलिक एलिमेंट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, मरकरी ही एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है, यही एक ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओके, मरकरी को फिल करने के बाद इस ग्लास के ट्यूब को उल्टा करके इस मरकरी से भरे हुए जार में रख दिया। ओके, मरकरी की जार में इस तरह उल्टा करके रखने से इस ग्लास के ट्यूब के टिप पे, सबसे किनारे, एक खाली स्थान बन जाता है, एक खाली स्थान बन जाता है। ओके, जहां पे कोई भी गैस पार्टिकल या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, मींस यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है।
क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम, निर्वात। ओके, यहाँ पे निर्वात क्रिएट हो जाता है, निर्वात स्थापित हो जाता है। और हम जानते हैं कि जहां भी कहीं वैक्यूम क्रिएट होता है वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगता है। मतलब अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब इस सरफेस पे वायुमंडलीय दाब लगेगा। ओके, टॉर्सेली ने ये नोटिस किया कि इस ग्लास की ट्यूब में जो मरकरी भरी थी वो मरकरी बह करके फ्लो होकर के इस जार में आने लगी। ओके, इस जार में आने लगी और तब तक आती रही जब तक कि इस ग्लास की ट्यूब में भरे मरकरी का वेट इन सरफेस पे पड़ने वाले एयर के प्रेशर के बराबर नहीं हो गया। ओके, मरकरी तब तक इससे फ्लो होती रही जब तक कि इस मरकरी का वेट किसके बराबर नहीं हो गया? इन सरफेस पे पड़ने वाले एयर प्रेशर के बराबर नहीं हो गया। मींस इस मरकरी का वेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब तक नहीं हो गया तब तक ये मरकरी इसमें फ्लो होता रहा। ओके, टॉर्सेली ने यह भी नोटिस किया कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तब इस मरकरी कॉलम की जो हाइट है, ओके, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम की ऊंचाई, टॉर्सेली ने यह भी नोटिस किया कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा तो मरकरी कॉलम की हाइट है जो थी वो भी बढ़ी, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो मरकरी कॉलम की जो ऊंचाई है वो भी घटी। ओके, मींस प्रेशर के घटने और बढ़ने से मरकरी कॉलम की ऊंचाई में परिवर्तन होने लगा। इस प्रकार जो मरकरी कॉलम की जो ऊंचाई थी, जो समुद्र की सतह पे कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। समुद्र की सतह पे मरकरी कॉलम की जो ऊंचाई थी वो 76 सेंटीमीटर पे आकर के स्टेबल हुई। ओके, 76 सेंटीमीटर का है, या अगर इंच में लिखे तो 29.92 पर स्क्वायर इंच, या 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। ओके, समुद्र की सतह पे इस मरकरी कॉलम की ऊंचाई 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर या 29.92 पर स्क्वायर इंच या 1013.25 मिली बार के बराबर हुआ। इस प्रकार जो मरकरी कॉलम की ऊंचाई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज होने लगा। ओके, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम के पूर्वानुमान में। जो मौसम वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से जो प्रेशर का डेटा होता है उसको देख लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वो बता पाते हैं कि इस रीजन में कल बारिश होगी, इस रीजन में कल तूफान आएगा, चक्रवाती तूफान आएगा, कल इस रीजन में जो है कि धूप निकलेगा, मौसम साफ रहेगा, स्काई क्लियर रहेगी। ओके, तो ये सब जो बताते हैं वो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीटर के डेटा को देख के ही बताते हैं। जैसे जब बैरोमीटर में ये रीडिंग तेजी से गिरता है, मान लीजिए जब मरकरी कॉलम बहुत तेजी से गिरेगा तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। वो क्या होगा? लो प्रेशर सिस्टम होगा। लो प्रेशर सिस्टम। और लो प्रेशर सिस्टम क्या होता है? साइक्लोन। मीन्स जब बैरोमीटर की जो रीडिंग तेजी से जब गिरेगी तो वो उस समय जो वेदर होगा, जो मौसम होगा वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, वो बहुत ही खराब होगा। उस समय वहां पे तूफान वगैरह तेज हवाएं चल सकती हैं। और जब ये बैरोमीटर की रीडिंग जब पहले गिरता है और बाद में धीरे धीरे ऊपर उड़ता है। ओके, पहले गिरता है फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ता है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? वर्षा को, बारिश को, प्रेसिपिटेशन को। क्योंकि आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था एडियाबेटिक लैप्स रेट या लैप्स रेट को एक्सप्लेन करते हुए कि प्रेशर कब घटता है? जब एयर एक्सपेंड होती है, और जब एयर एक्सपेंड होती है तो क्या होता है? वो धीरे धीरे ऊपर उड़ती है, कूल होती जाती है। और एक समय आता है कि जब वो लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल के बाद या लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल पे पहुंचती है तो वहां पे एयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो
कंडेंस होने लगते हैं, उससे बादल बनता है, फिर बादल से बारिश होती है। ओके, तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीटर की रीडिंग पहले गिरता, मतलब पहले प्रेशर कम होता, मतलब जो एयर है वो एक्सपेंड करके ऊपर गई, प्रेशर कम हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। जब बारिश होने लगता है तो एयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो बारिश के बूंदों के रूप में नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद फिर ड्राई एयर बचता है और ड्राई एयर हैवी होता है और वो फिर धीरे धीरे नीचे सिंक होने लगता है, जिससे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। ओके, तो जब बैरोमीटर की रीडिंग पहले धीरे धीरे पहले गिरे और फिर धीरे धीरे ऊपर उठे, ओके, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? बारिश को, वर्षा को। ओके, तो इस तरह के चेंजेस को देख करके मौसम वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी। ओके, और जब ये बैरोमीटर की रीडिंग लगातार ऊपर बढ़ता जाए, लगातार ऊपर बढ़ता जाए, मतलब प्रेशर बढ़ता जाए, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे? हाई प्रेशर सिस्टम। और हाई प्रेशर सिस्टम क्या होता है? एंटी साइक्लोन। क्या होता है वो? एंटी साइक्लोन। ओके, जब एंटी साइक्लोनिक सिस्टम जनरेट होता है तो उस समय मौसम वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि यहाँ पे धूप निकलेगी, मौसम साफ रहेगा, जो सन होगा वो ब्राइटर होगा। ओके, तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने बताया ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, कि जब बैरोमीटर की रीडिंग तेजी से गिरेगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओके, लो प्रेशर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, या लो प्रेशर सिस्टम की जगह साइक्लोन ऑप्शन में भी हो सकता है, या तेज हवाएं तूफान ये भी हो सकता है। ओके, ये भी पूछा जा चुका है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग पहले गिरता है फिर धीरे धीरे उठता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो प्रेसिपिटेशन, बारिश, वर्षा को इंडिकेट करता है। ये भी पूछा जा चुका है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग लगातार ऊपर बढ़ती जाए, मतलब जब प्रेशर लगातार ऊपर बढ़ता जाए तब वो किसको इंडिकेट करेगा? वो क्लियर वेदर को इंडिकेट करेगा, साफ मौसम को इंडिकेट करेगा, क्लियर सनी डेज को इंडिकेट करेगा, या हाई प्रेशर सिस्टम को इंडिकेट करेगा, या एंटी साइक्लोन को इंडिकेट करेगा। अब बात करते हैं अपने इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि मरकरी बैरोमीटर में सिर्फ मरकरी का यूज क्यों करते हैं? मरकरी बैरोमीटर में सिर्फ मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं, किसी और लिक्विड का यूज क्यों नहीं करते हैं? या इस मरकरी बैरोमीटर में क्या किसी और लिक्विड का भी यूज किया जा सकता है? जी हाँ, इस मरकरी बैरोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 होती है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 1 के बराबर होती है, 0.997 होता है। इसको हम लगभग 1 लिख सकते हैं। ओके, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसको देखने से साफ पता चल रहा है कि जो वाटर की डेंसिटी है ये मरकरी की डेंसिटी से 13.6 टाइम कम है, 13.6 गुना कम है। ओके, वाटर की डेंसिटी, जल का जो घनत्व है मरकरी के घनत्व से 13.6 गुना कम है। ओके, अगर हम कॉलम की ऊंचाई की बात करें तो सी लेवल पे मरकरी के कॉलम की ऊंचाई कितनी है? 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। कहाँ पे? सी लेवल पे। ओके, सी लेवल पे मरकरी के कॉलम की ऊंचाई कितनी है? 76 सेंटीमीटर। ओके, तो वाटर की अगर जब हम वाटर यूज करेंगे जिसकी डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से 13.6 गुना कम है तो उसकी कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी? ऑब्वियस ही बात है, इसकी डेंसिटी इससे कितनी कम है? वाटर की 13.6 गुना कम है, तो इसीलिए इसके कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी? 13.6 गुना और ज्यादा होगी। वाटर के कॉलम की ऊंचाई और ज्यादा होगी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। ओके, जितना डेंसिटी मरकरी से कम है उतना ही कॉलम की ऊंचाई इससे और ऊपर होगी। तो इसकी डेंसिटी 13.6, इसका 13.6 टाइम कितना हो जाएगा? 10 से 11 मीटर ऊंचा कॉलम होगा वाटर का, जब हम इस बैरोमीटर में मरकरी की जगह वाटर को यूज करेंगे। ओके, तो इतना ऊंचा कॉलम लेकर के हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे? ये पोर्टेबल नहीं है। ओके, इसीलिए सिर्फ मरकरी का यूज करते हैं मरकरी बैरोमीटर में और किसी भी लिक्विड का यूज नहीं करते हैं।
मरकरी बैरोमीटर का कुछ लिमिटेशन भी होता है, इसका यूज हर जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो आप देख सकते हैं, ये लगभग 1 मीटर या 0.76 मीटर के बराबर होता है। ओके, इसीलिए इसका यूज एविएशन में नहीं पॉसिबल है, ना ही इसको एयरक्राफ्ट वाले भी यूज कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर तो बिल्कुल ही नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबर, माउंटेन पे चढ़ने वाले लोग इस मरकरी बैरोमीटर को, जिसकी ऊंचाई लगभग 0.76 मीटर के बराबर है, उसको कैसे लेकर के ऊपर चढ़ेंगे। ओके, जो प्रेशर का जो एग्जैक्ट डेटा वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो मैप मेकर है वो भी इस मरकरी बैरोमीटर का यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे इनको ले जाना रहता है। ओके, और क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है, इट इज नॉट पोर्टेबल, इट इज नॉट पोर्टेबल मीन्स इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं लाया जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, इसको पोर्टेबल बनाने के लिए एनरॉयड बैरोमीटर का डेवलपमेंट किया गया। ओके, एनरॉयड बैरोमीटर स्मॉल होता है और ये पोर्टेबल होता है। ये कैसा होता है? स्मॉल भी होता है और ये पोर्टेबल भी होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सकता है, लेकर आया भी जा सकता है। ओके, मतलब इसको कैरी करने में आसानी होती है। इस एनरॉयड बैरोमीटर में जो एनरॉयड वर्ड है, इसका मतलब होता है विदाउट लिक्विड। विदाउट लिक्विड मीन्स इसमें कोई भी लिक्विड का यूज नहीं होता है, ना ही मरकरी, ना ही वाटर, ना ही कोई अन्य प्रकार की लिक्विड इसमें यूज होती है। मीन्स इसमें कोई भी लिक्विड का यूज नहीं होता है। तब ये एनरॉयड बैरोमीटर काम कैसे करता है, ये कैसे प्रेशर की चेंजेस को बताता है? देखिए, क्योंकि एनरॉयड बैरोमीटर क्या होता है, पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल चेंबर होता है। क्या होता है? ये मेटल का चेंबर होता है। ओके, कैसा मेटल का चेंबर? जो पार्शियली इवैक्यूएटेड होता है। पार्शियली मीन्स आंशिक, इवैक्यूएटेड मीन्स खाली, मीन्स आंशिक रूप से खाली मेटल का एक चेंबर होता है। ओके, जो प्रेशर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, जो प्रेशर चेंजेस के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। इट्स वेरी सेंसिटिव, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो ये मेटल का चेंबर कंप्रेस हो जाता है। ओके, जब प्रेशर बढ़ता है तो ये मेटल का चेंबर कंप्रेस हो जाता है, और जब प्रेशर घटता है तो ये मेटल का चेंबर एक्सपेंड हो जाता है। ओके, इसके कंप्रेशन और एक्सपेंशन से प्रेशर की रीडिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, इसकी सबसे खास बात ये भी है कि इस एनरॉयड बैरोमीटर को हम प्रेशर रिकॉर्डिंग मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मरकरी बैरोमीटर में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दे और प्रेशर वो रिकॉर्ड होता रहे। इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन एनरॉयड बैरोमीटर में क्या है कि इसको हम किसी प्रेशर को रिकॉर्ड करने वाले मशीन, जिसको हम बैरोग्राफ कहते हैं, जिसको हम बैरोग्राफ कहते हैं। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। बैरोग्राफ्स को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये कोई ग्राफ होता है, बट इट इज नॉट ए ग्राफ। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? बैरोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, प्रेशर के रिकॉर्ड बनाता है। ओके, इट इज ए प्रेशर रिकॉर्डिंग मशीन। प्रेशर रिकॉर्डिंग मशीन होता है। एनरॉयड बैरोमीटर को प्रेशर रिकॉर्डिंग मशीन से कनेक्ट किया जा सकता है, जो कंटिन्यूसली प्रेशर में जो भी चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर से संबंधित, उसको वो रिकॉर्ड करता रहता है। एनरॉयड बैरोमीटर की खूबी ये भी थी कि इसे एविएशन में आसानी से यूज किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट वाले भी इसे यूज करते हैं, जो मैप मेकर हैं वो भी इसका यूज करते हैं, और जो माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो भी इसे कैरी करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो मेजर करते रहते हैं। ओके, मरकरी बैरोमीटर या एनरॉयड बैरोमीटर से प्रेशर रीडिंग के बाद, प्रेशर को मेजर करने के बाद, डिफरेंट लोकेशंस का प्रेशर मेजर करने के बाद, मैप पे, वेदर के मैप पे जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम आइसो बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आइसो बार। ये आइसो बार क्या होता है? अगर इसको हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना, आइसो और बार। आइसो मीन्स एक समान, एक जैसा, और बार को हम जानते हैं ये किसका यूनिट है? प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे वायु दाब, वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेरिक
प्रेशर को। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक समान वायु दाब वाले स्थानों को, एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोबार। ओके, ऐसे सभी लोकेशंस जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक समान है, एक जैसा है। ओके, तो उन सभी लोकेशंस को जो इमेजिनरी लाइन, जो काल्पनिक रेखा जो कनेक्ट करेगी, उसको बोलते हैं आइसोबार। इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या होता है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स किसको, द लोकेशंस हैविंग इक्वल प्रेशर, द लोकेशंस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स द लोकेशंस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो मैप पे, वेदर के मैप पे एक समान प्रेशर वाले स्थानों को जोड़ती है। ओके, जब आइसोबार को हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम 4 मिलीबार के इंटरवल पे ड्रॉ करते हैं। ओके, जब हम आइसोबार की लाइन को जब मैप पे, वेदर के मैप पे जब ड्रॉ करते हैं तो इसको 4 या मिनिमम 2 मिलीबार के इंटरवल पे ड्रॉ करते हैं। जैसे एक अगर आइसोबार लो प्रेशर सिस्टम से हाई प्रेशर सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर 1000 मिलीबार है तो दूसरा 1004, उसके बाद एंड सो ऑन। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई लोकेशंस है जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1000 मिलीबार है। ओके, इन सभी लोकेशन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एक जगह लिख देते हैं 1000 मिलीबार है। ओके, तो इन सभी लोकेशंस को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। ये क्या कहलाएगा, आइसोबार। ओके, और जो नेक्स्ट आइसोबार जब ड्रॉ करेंगे, ओके, मान लीजिए दिस इज नेक्स्ट आइसोबार। तो नेक्स्ट आइसोबार लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो कितना होगा, 1000 मान लीजिए। तो ये सभी ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1004 मिलीबार। ओके, इसी तरह नेक्स्ट अगर मिलीबार हम ड्रॉ करें तो इन सभी लोकेशंस को जो मिला रही है लाइन, वहां पे प्रेशर कितना होगा, 1000 मान लीजिए, ये लिख देते हैं यहाँ पे 1008 मिलीबार एंड सो ऑन। इसी तरह अगर इसके अंदर लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बढ़े तो 4 मिलीबार प्रेशर और कम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे सभी पॉइंट को मिला रही है जहाँ पे प्रेशर कितना है, 996 मिलीबार। ओके, और अगर इसके और लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बढ़ते जाए तो उसी तरह इसको हम ड्रॉ करते जाएंगे। कहने का मतलब कि जब हम आइसोबार को ड्रॉ करते हैं तो इन आइसोबार के बीच के जो इंटरवल होता है वो 4 मिलीबार के बराबर होता है। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द आइसोबार, ये जो आइसोबार के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दो आइसोबार के बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी, दो आइसोबार के बीच की जो दूरी है, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी। ओके, अगर यहाँ भी कोई होता तो इसके और इसके बीच की दूरी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो दो आइसोबार के बीच की जो दूरी होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती है, दैट रिप्रेजेंट प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, प्रेशर ग्रेडियंट का है या प्रेशर चेंज का है, प्रेशर चेंज का है या प्रेशर डिफरेंस का है। ओके, तो दो आइसोबार के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करती है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना था, 1008 मिलीबार, तो यहाँ पे जो प्रेशर कितना होगा, इसके बीच यहाँ डिफरेंस कितना है, 4 मिलीबार का, 4 मिलीबार का। ओके,
तो दो आइसोबार के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये आइसोबार जब मैप पे देखते हैं तो कभी कभी आइसोबार्स की जो लाइंस होती है बहुत पास होती हैं, और कभी कभी किसी मैप में आइसोबार की लाइन बहुत ही दूर दूर तक होती है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आइसोबार्स की लाइन जब पास होती है या आइसोबार्स की लाइन जब दूर दूर होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आइसोबार्स हैं। ओके, यहाँ देखिए आइसोबार्स की लाइन बहुत ही पास है, और ये एक आइसोबार ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए। इसमें आइसोबार्स के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आइसोबार दूर दूर है। ओके, तो जब आइसोबार्स की लाइन बहुत पास होती है तो वो स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको? स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट को, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कि प्रेशर में होने वाला जो चेंज है डिस्टेंस के साथ बहुत ही अधिक है। ओके, प्रेशर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बहुत ही तेजी के साथ कम हो रहा है, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो ऐसा जब आइसोबार कहीं पाया जाता है जहाँ पे आइसोबार की लाइन बहुत ही पास होती है तो वो स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि प्रेशर में बहुत अधिक चेंज को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये जो आइसोबार होगा वो लो प्रेशर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यहाँ का जो वेदर होगा वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे जो विंड की स्पीड होगी, विंड स्पीड वो बहुत ही अधिक होगी। ओके, कन्वर्सली इसके विपरीत जब आइसोबार लाइन बहुत दूर दूर होती है तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो प्रेशर में ग्रेडियंट में जो चेंज आता है वो बहुत ही लो होता है। यहाँ पे जो जब आइसोबार की लाइन दूर दूर होती है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लो प्रेशर ग्रेडियंट को। मतलब कि प्रेशर में जो चेंज आ रहा है डिस्टेंस के साथ वो बहुत ही कम है। ओके, तो यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत तेज नहीं होगी, यहाँ पे विंड की स्पीड कैसी होगी? स्लो होगी, धीमी होगी। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लियर स्काई को। ओके, तो ये तो रहा आइसोबार का कॉन्सेप्ट। ओके, आइसोबार क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वल प्रेशर को कनेक्ट करती है, इक्वल प्रेशर वाले स्थान को कनेक्ट करती है। 4 या 2 मिलीबार के इंटरवल पे इसको हम ड्रॉ करते हैं वेदर की मैप पे। और जब भी ड्रॉ करते हैं ये क्या करता है कि इक्वल प्रेशर वाले रीजन को ये मिलाता है। ओके, और जब ये आइसोबार्स की लाइन बहुत पास होती है तो वो क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट को, बहुत तेजी से होने वाले प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस को वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे प्रेशर बहुत ही तेजी के साथ चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे विंड की स्पीड बहुत तेज होगी। ओके, क्योंकि जो विंड होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो बहता है। ओके, और जब आइसोबार की लाइन बहुत दूर दूर होंगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो हाई प्रेशर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे जो विंड की स्पीड होगी वो स्लो होगी, और ये जो क्लियर स्काई को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर वेदर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो चलिए आगे हम आप इसके बाद डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच।